चैप्टर 7 देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन। रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम क्या होगा? अब हम ये देखेंगे हमारा कंसंट्रेशन किस तरफ होगा। जो मोशन है या मूवमेंट है रिजिड बॉडीज का, अब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को छोड़ के रिजिड बॉडीज के मोशन पे ध्यान देते हैं। कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट, कोई रिजिड बॉडी है उस पर क्या होने वाला है, जो फोर्स है, कोई भी ट्रांसलेशन स्टेट है किसी मोशन का रिजिड बॉडी का, तो अगर उसका लीनियर मोमेंटम देखें, टोटल लीनियर मोमेंटम देखें, तो वो उसे चेंज करता है। लेकिन ये फोर्स का केवल यही इफेक्ट नहीं है, जो टोटल टॉर्क है, हो सकता है वो हो, घुमावदार जो फोर्स लग रहा है वो हो। ये जो टॉर्क है ये रोटेशनल स्टेट तो दे ही रहा है इसको, मतलब रोटेशनल स्टेट को चेंज कर रहा है, यानी कि जो तब्दीली है टोटल एंगुलर मोमेंटम में बॉडी की वो हो रही है। तो रिजिड बॉडी को हम ये कह सकते हैं कि ये एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, यदि इसका लीनियर मोमेंटम और इसका एंगुलर मोमेंटम ये दोनों ही चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ। इसका मतलब बॉडी में ना तो कोई एक्सेलरेशन है लीनियर, ना एक्सेलरेशन है एंगुलर। इसका मतलब यह हुआ कि जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स यानी कि वेक्टर सम सारी फोर्सेस का, उस रिजिड बॉडी पे क्या होगा? जीरो। जैसे F1 से लेकर Fn तक आपने जोड़ लिया तो सिग्मा किया 1 से लेकर n तक, तो आपने कहा कि Fi 1 से लेकर n तक ये जीरो है। यदि टोटल फोर्स उस बॉडी पे जीरो है, इसका मतलब जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा उस बॉडी का वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है उस बॉडी की। अगर आप टोटल टॉर्क की बात करें, देखिए ये टोटल फोर्स के हिसाब से ये कहा गया है, लेकिन टोटल टॉर्क की बात करें तो अगर इसका वेक्टर सम ले इन टॉर्क का रिजिड बॉडी पे, अगर वो जीरो है, इस तरीके से जीरो है, तो यदि टोटल टॉर्क इस रिजिड बॉडी पे जीरो है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि टॉर्क से एंगुलर चीज आती है, एंगुलर मोमेंटम आता है बॉडी का, वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको ये इक्वेशन क्या बोल रही है? जैसे इस इक्वेशन ने कहा कि ये एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, तो ये इक्वेशन क्या कह रही है? ये कह रही है कि एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशन मतलब सीधा और रोटेशन मतलब घुमावदार। तो यहां पर एक सवाल उठा सकते हैं आप कि क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन है ये वाली, ये तब भी वैलिड रहेगी यदि ओरिजिन जिसके हिसाब से टॉर्क लग रहा है उसको आप शिफ्ट कर दें। तो ये बताया जा सकता है कि यदि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन होल्ड हो रही है किसी रिजिड बॉडी के लिए, तो ये शिफ्ट करेंगे आप ओरिजिन को, तो उसका कोई भी मैटर, इट डजंट मैटर, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो ओरिजिन को अगर आप चेंज भी कर दें तो उससे इंडिपेंडेंट है, उससे हिसाब से चेंज नहीं हो रही है जिसके हिसाब से आप टॉर्क ले रहे हैं। अब एक एग्जांपल भी हम बात करेंगे, पहले भी हम एक देख चुके हैं कि दो फोर्सेस जब एक्ट कर रही हैं, काम कर रही हैं रिजिड बॉडी पे, वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम दे रही है। कुछ इक्वेशन हमारे पास जो हमने पहले डिस्कस किए, एक ये दोनों के दोनों में देखिए ये बोल्ड में दिया हुआ है, यानी कि दोनों के दोनों आपकी वेक्टर इक्वेशन है। और ये किसके समानांतर है या किसके इक्विवेलेंट है? तीन अलग अलग इसकी स्केलर इक्वेशन बनेगी। जैसे अगर आपने कहा सिग्मा एफ आई इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ आई एक्स इक्वल टू जीरो, आई वाई इक्वल टू जीरो, आई जेड इक्वल टू जीरो। ये एफ आई एक्स, एफ आई वाई और एफ आई जेड ये एक्स वाई और जी कंपोनेंट है इस फोर्स के, एफ आई के। यहां पर इसको भी फिर देखा जाएगा, यहां पर देखा जाएगा कि भाई टॉ आई एक्स जीरो है, टॉ आई वाई जीरो है, टॉ आई जेड जीरो है। अब टॉ आई एक्स, आई वाई और आई जेड ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट है किसके? टॉर्क टॉ आई के। अब ये आपको जो इक्वेशन मिली, बहुत ध्यान से देखिए, यहां कितनी मिली? 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन आपको मिली। यहां पर आपके पास 6 अलग अलग 6 इंडिपेंडेंट कंडीशन है। तो अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करें रिजिड बॉडी के लिए तो 6
अलग अलग इंडिपेंडेंट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे आएंगे जहां पर जो सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो एक ही प्लेन में हो, तो हमको केवल 3 कंडीशन की जरूरत होगी ताकि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हम बता सके। और 2 इसमें जो कंडीशन है वो बताती है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, और जो जोड़ है कंपोनेंट जो फोर्सेस का है किसी भी परपेंडिकुलर एक्सेस की तरफ, वो आपको अगर उसका जोड़ देखा जाए तो 0 होना चाहिए। जो तीसरी कंडीशन है वो बता रही है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और जो जोड़ है कंपोनेंट जो टॉर्क का है किसी भी एक्सिस जो परपेंडिकुलर है इन प्लेन से या प्लेन जो फोर्सेस का है वो भी 0 होना चाहिए। तो जो सिचुएशन बन रही है इक्विलिब्रियम की रिजिड बॉडी के लिए, इसको हम जो पार्टिकल है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं जो हम पहले देख चुके हैं। लेकिन जो रोटेशनल मोशन है वो पार्टिकल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर आपको ये ट्रांसलेशन जो कंडीशंस आपकी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की है वही हम पार्टिकल पे अप्लाई कर पाएंगे। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम है किसी भी पार्टिकल का, इस समय जो वेक्टर सम है, जितने भी फोर्सेस इस पे लग रहे हैं वो 0 होने चाहिए, और जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं सिंगल पार्टिकल पे वो सारे के सारे कॉन्करेंट होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। एक बॉडी, इसको हम कहेंगे कि पार्शियल इक्विलिब्रियम में है, पूरे इक्विलिब्रियम नहीं है, पार्शियल इक्विलिब्रियम में है। यदि ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम हो, इसमें मतलब सीधे मूवमेंट सीधे वाला इक्विलिब्रियम हो, और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम ना हो, या दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो हो लेकिन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ना हो। एक एग्जाम्पल के तहत ये आप एक देखिए, एक लाइट रॉड है, इसका मास नेग्लिजिबल मानिए ए से लेकर बी तक, ये 2 एंड्स हैं इसके, और यहां पर 2 पैरेलल फोर्सेस काम कर रहे हैं। दोनों का जो फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड बराबर है और ये परपेंडिकुलर लग रहे हैं इस रॉड से, यानी कि आप यहां की तरफ लगा रहे हैं, ये इसको यहां की तरफ लगा रहे हैं। इस C को मानिए मिड पॉइंट है इस A और B का, ये CA और ये C से लेकर A और C से लेकर B बराबर है, इनका आप डिस्टेंस या लेंथ मान दीजिए A। जो मोमेंट है फोर्सेस का A पे और B पे, ये दोनों ही इक्वल होंगे A इंटू F, ये यहां से यहां तक A और यहां पर F, लेकिन एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ काम कर रहा है, एक इसको इस तरफ खींच रहा है, एक इसको इस तरफ खींच रहा है। इसका मतलब ट्रांसलेशन वाइज देखा जाए तो एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो नेट मोमेंट है इस रॉड पे वो तो 0 होगा। जितना भी यहां से डिस्कशन किया हमने, ये सारी बात जो की, ये यहां पर सम अप हो जाती है कि जो नेट मोमेंट है वो 0 होगा। इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम चल रहा है यहां पे, लेकिन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम नहीं है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम नहीं है इसमें। आप इस तरीके से अगर ये फोर्स इसको खींचेंगे तो ये आगे जरूर बढ़ जाएगा लेकिन घूमेगा नहीं। लेकिन यहीं पे आप एक फोर्स इस तरफ लगाएं, एक फोर्स इस तरफ लगाएं, मतलब ये भी इसको ये इस तरीके से क्लॉक घूमती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है। तो यही रॉड जहां पर 2 इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं जो परपेंडिकुलर है रॉड के, एंड ए पे देखिए एंड बी पे देखिए, यहां पर जो मोमेंट है इन दोनों फोर्सेस का वो इक्वल है लेकिन ऑपोजिट नहीं है। एक ही एंटी क्लॉकवाइज ही काम कर रहे हैं। तो जो टोटल फोर्स इस बॉडी का है या टोटल फोर्स इस बॉडी पे जो है वो 0 है। तो इस बॉडी पे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, मतलब ये ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, लेकिन ये इसके अक्रॉस घूम जाएगी। इसका मतलब कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब क्योंकि ये रॉड फिक्स नहीं है तो प्योर रोटेशन इसमें घूम जाएगा, यानी कि रोटेशन बगैर ट्रांसलेशन के। तो ये जो चीज है बहुत सारी हमने देखी है, अपने नॉर्मल लाइफ में भी चलती है। तो इसको हम कहेंगे अगर एक पेयर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स का लेकिन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में लगे, जैसे ये और ये काम कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कपल। क्या कहेंगे? कपल।
तो कपल जो होता है वो रोटेशन बगैर ट्रांसलेशन के देगा, घुमा देगा लेकिन आगे पीछे नहीं बढ़ाएगा। तो जो पेयर है इक्वल और ऑपोजिट, जैसे आपने देखा एक कपल कहला रहा है, कपल आपको रोटेशन दे रहा है। जैसे आप देखिए, मैंने जैसे यहां पर अभी इंगित किया था आपको कि अगर आप किसी बर्तन का, किसी बॉटल का ऊपर का ढक्कन खोलेंगे तो आप कैसे करेंगे उसको? हमारी जो उंगलियां हैं वो कपल ही तो लगा रही है इस लिड को। एक और एग्जांपल देखें, जो कॉम्पास निडल है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को नापने के लिए, तो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या एग्जर्ट करती है कि वही फोर्स करती है, इक्वल फोर्स एग्जर्ट करती है नॉर्थ और साउथ पोल पे। तो जो फोर्स है नॉर्थ पोल पे वो किसके तरफ है? नॉर्थ की तरफ। और जो फोर्स है साउथ पोल पे वो किसकी तरफ है? साउथ की तरफ। बस ये समझ लीजिए एक एक्सेप्शन कंडीशन है जब नीडल पॉइंट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और जो दोनों फोर्सेस हैं उनका सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं होता, तो वहां पर एक कपल है जो इस नीडल पे काम करता है क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी है। कहने का तात्पर्य, इसको ध्यान से देखिए, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ये इस पे एग्जर्ट कर रही है फोर्स, लेकिन इक्वल अपोजिट है, इसको यहां दे रही है, इसको यहां घुमा रही है। तो ये जो फोर्सेस हैं ये भी कपल का काम करेंगे। अब मैंने आपको बोला था कि एक एग्जांपल देखेंगे, वो थोड़ा सा चीजें और बताएगा। तो एग्जांपल का समय आ गया है। आपको बताना है, शो दैट द मोमेंट ऑफ अ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट। आपको ये बताना है कि मोमेंट जो कपल द्वारा है, कपल आप समझ गए होंगे अभी तक, तो कपल द्वारा जो मोमेंट है वो डिपेंड नहीं करता उस पॉइंट पे जिसके हिसाब से आप मोमेंट ले रहे हैं। तो इसको यहां से इस बहुत फिगर को ध्यान से देखिए, यहां पर एक कपल ले रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में एफ और एक इस डायरेक्शन में, दोनों ही आपके एक ए और बी पॉइंट पे लग रहे हैं। ये रिजिड बॉडी पे लग रहा है। जो फोर्स है एफ और ये माइनस एफ, एफ लग रहा है बी पे, माइनस एफ लग रहा है ए पे। और ये जो पॉइंट है इनका पोजीशन वेक्टर है, इसका r1 और इसका r2, किसके रिस्पेक्ट में? इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब इसका जरा मोमेंट निकालते हैं इन फोर्सेस का ओरिजिन के अबाउट। तो जो मोमेंट है इस कपल का क्या बनेगा? जोड़ेंगे मोमेंट को इन दोनों फोर्सेस को जो कपल बना रहे हैं, यानी ये r1 हो गया इंटू एफ माइनस F1 और ये r2 इंटू एफ, तो r1 इंटू माइनस एफ प्लस r2 इंटू एफ, इसको जोड़ दीजिए, r2 माइनस r1 क्रॉस एफ। लेकिन आप देखिए कि अगर मैं इसको बाकायदा वेक्टर सम करूं तो यहां पर आएगा r1 प्लस ए बी इज इक्वल टू r2। कहने का तात्पर्य ए बी क्या हुआ? r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 क्या हो गया? ए बी। जो मोमेंट ऑफ कपल हुआ इस r2 माइनस r1 की जगह ए बी रख दीजिए, ए बी इंटू एफ। तो इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जहां से भी आप मोमेंट ले रहे हो उसके ओरिजिन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इस ए बी पे ही डिपेंड कर रहा है। ओरिजिन इसमें कहां आया? हट गया ना यहां से, ये करने के बाद। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, एक लीवर जो होता है, आइडियल लीवर जिसको हम अभी मानेंगे, वो निग्लिजिबल मास का होगा। ये ऐसा रॉड होता है जो पिवट होता है, यानी एक पॉइंट पे अटका या फिक्स होता है किसी पॉइंट पे उसके लेंथ के अक्रॉस। इस पॉइंट को हम कहते हैं फलक्रम। क्या कहते हैं? फलक्रम। जैसे जो बच्चे सी-सॉ खेलते हैं, आप देखेंगे उसमें इस तरीके से ये जाता है, फिर ये बच्चा प्रेस करता है तो ये ऊपर चला जाता है। तो ये इस पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, पिवोटेड है, ये ऊपर जाता है, कभी ये नीचे जाता है। ओके, तो दो फोर्सेस F1 और F2 जो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के, और यूजुअली परपेंडिकुलर भी दिख रहे हैं लीवर के, ये काम करते हैं। मान लीजिए D1 डिस्टेंस ये हो गया और D2 डिस्टेंस ये हो गया। कहां से? इस फलक्रम से। ये फलक्रम हो गया आपका। तो जो लीवर है यहां पर, ये क्या है? ये एक तरीका है, ये पूरा एक सिस्टम है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का। आप देख रहे हैं लीवर लगाया गया है, इससे ये इधर भी नहीं जाता, इधर भी नहीं जाता, ये केवल ऊपर नीचे जाता, मतलब ऐसे जाएगा या क्लॉक, ये पहले इस तरफ जाएगा फिर ये इस तरफ आएगा, फिर ये जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ये नीचे जाएगा, ऐसे होता है। तो लीवर यहाँ पर एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे, जहां पर जो ये आर आप देख पा रहे हैं, ये रिएक्शन है उस सपोर्ट का, इस फलक्रम का रिएक्शन है। और ये आर कहाँ है?
इसका ये डायरेक्शन कहाँ है, क्योंकि देखिए आर ये बोल्ड में है, ये आर कहाँ डायरेक्टेड है, ये F1 और F2 इसके अपोजिट में डायरेक्टेड है। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के हिसाब से देखिए ये F1 है, ये R है, ये F2 है। अगर इन सबका डायरेक्शन कंसीडर करें, अगर इसको आप R को यहाँ पर पॉजिटिव मान रहे हैं तो इन दोनों ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो R माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू 0। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम को देखना है तो हम मोमेंट लेंगे इस फलक्रम के अबाउट, तो सम ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 होना चाहिए, इक्विलिब्रियम है, तो d1 इंटू F1 इज इक्वल टू d2 इंटू F2, यानी कि d1 F1 माइनस d2 F2 इक्वल टू 0। तो जो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मोमेंट है इसको हम पॉजिटिव, देखिए एंटी क्लॉकवाइज को हम लेते हैं पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज चल रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे। ये जो R है रिएक्शन फोर्स, ये काम कहां कर रहा है, इस फलक्रम पे, और इसका 0 मोमेंट है क्योंकि यहीं पे काम कर रहा है, फलक्रम के अबाउट इसका मोमेंट है 0। यदि जो लीवर फोर्स है F1, उस डायग्राम को बहुत ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि अब मैं डायग्राम नहीं दिखा रहा हूं, सीधा इसके बारे में बात कर रहा हूं। यदि जो लीवर फोर्स है F1 वो कोई वेट है जिसको हम लिफ्ट करना चाह रहे हैं, इसको हम कहते हैं लोड कहते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस इस का फलक्रम से d1 है, इसको हम कह रहे हैं लोड आर्म। फोर्स F2 ये हम एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि इस लोड को हम उठा सके, यानी कि हम हमारा ये मान लीजिए फलक्रम है, हम यहां पर प्रेस करेंगे तो ये लोड जो है ये उठेगा, और जो डिस्टेंस d2 है जो जिसपे एफर्ट लग रहा है फलक्रम से, उसको हम कहते हैं एफर्ट आर्म। तो हमारी जो इक्वेशन थी उससे हम कह सकते हैं d1 F1 इक्वल टू d2 F2, क्योंकि ये सीसॉ की तरह है, यहां दबाइए ये उठेगा, ये नीचे जाएगा तो यहां पर एफर्ट कम हो रहा है, इसका मतलब यानी कि लोड आर्म इनटू आपका लोड इज इक्वल टू एफर्ट आर्म इनटू एफर्ट, जो भी मैंने यहां कहा उसको यहां एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में रख दिया। ये जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बता रहा है लीवर का, और ये देखिएगा कि अगर हम F1 बाय F2 ले तो क्या हो जाएगा d2 बाय d1। अगर मैं इस F2 को नीचे लाऊं और इस d1 को यहां नीचे लाऊं तो F1 बाय F2 हो गया d2 बाय d1। ये क्या हो गया, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। F1 बाय F2 को कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, MA मैकेनिकल एडवांटेज F1 बाय F2 है, जो कि d2 बाय d1 के बराबर होता है। यदि जो एफर्ट आर्म है d2 ये बड़ा है लोड आर्म से, तो जो मैकेनिकल एडवांटेज, इस बहुत ध्यान से देखिए क्या हो रहा है इसमें, आपको यही समझ में आ जाएगा कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो ज्यादा हो जाएगा। जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो ज्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि जो कम एफर्ट से आप भारी चीज उठा पाएंगे। ये बहुत एग्जाम्पल रियल लाइफ के एग्जाम्पल है। ओके, जैसे बीम है, जो बीम एक बैलेंसिंग की होती है वो लीवर होता है, और भी इसको सोचिए, रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब इसके अलावा आप जैसे आप लोड की बात कर ली, लोड आर्म की बात कर ली, जो प्रिंसिपल है मोमेंट का ये कब काम करेगा, जब पैरेलल फोर्स हो, ये तब भी काम करेगा। कहने का मतलब ये है जब पैरेलल फोर्स हो F1 और F2 ये परपेंडिकुलर ना हो, जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही हो, ये किसी एंगल पे काम करे तभी ये वैलिड रहेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कभी आपने देखा है कि आप अपने हाथ पे, अपनी उंगली पे बुक को रखने की कोशिश करते हैं, उसको घुमाते हैं और दोस्तों को दिखाते हैं देखो मेरी उंगली पे बुक घूम रही है। ये देखिए एक एग्जांपल है। या फिर आपने अपने पेंसिल को लिया, उसके टिप पे घुमा के दिखा दिया अपने दोस्तों को, यानी कि कोई कार्डबोर्ड आपने लिया, उसको टिप पे पेंसिल के घुमा के दिखा दिया। तो ये पॉइंट जी है, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और भी एग्जांपल है हमारे पास, एक कोई इरेगुलर कार्डबोर्ड लीजिए और एक नैरो टिप्ड आप पेंसिल लीजिए, आप ट्रायल एंड एरर मेथड लगाइए, उस पेंसिल को उस जगह पे लाने की कोशिश करिए जहां पर वो बैलेंस हो जाए, यानी कि कार्डबोर्ड गिरे ना, या कार्डबोर्ड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रहे। इसी पॉइंट को और इसी बैलेंस को, ये जो पॉइंट बैलेंस है, इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं उस कार्डबोर्ड के लिए। जो पेंसिल का टिप होता है
ये आपको एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स दे रहा है, जिसके कारण जो कार्डबोर्ड है वो बैलेंस हो रहा है। इस फिगर को जैसे मैंने आपको बताया, जो रिएक्शन है इस टिप का जो रिएक्शन है आर, वो किसके बराबर है, इस mg के बराबर है। यानी कि जो टोटल वेट है कार्डबोर्ड का, इसका मतलब ये है कि जो कार्डबोर्ड है ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए ये इधर उधर नहीं भाग रहा, वो वहीं पे स्टिल हो गया। और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है क्योंकि ये घूम भी नहीं रहा। लेकिन मैंने आपको बताया था आप दोस्तों घुमा के भी दिखा सकते हैं। अगर ये अनबैलेंस टॉर्क होगा, बाय चांस ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, तो ये घूम के ये मतलब ये रखते ही सब गिर जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो टॉर्क तो लग ही रहे हैं यहाँ पे, इससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते, टॉर्क तो लग रही है इस कार्डबोर्ड पे, जो फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी लग रहे हैं। जैसे आप देखिए ये इस पार्ट को हम लिखिए m1, तो m1g यहाँ लग रहा है, यहाँ m2g लग रहा है, सारे लग तो रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल है। आप बोले m3g लगा दीजिए, m4g लगा दीजिए यहाँ पर। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कार्डबोर्ड का, वो इस तरीके से लोकेटेड है, इस तरीके से आपने पेंसिल की टिप रख दी है कार्डबोर्ड के नीचे, कि जो टोटल टॉर्क है अलग अलग फोर्सेस द्वारा वो जुड़ के जीरो हो जा रहा है। तो अगर मैथमेटिकली इसको देखें तो आर आई मान लीजिए आपका पोजिशनल वेक्टर है किसी भी आयत पार्टिकल का जो उस बॉडी पे है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कहीं पर है। तो जो टॉर्क होगा इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अक्रॉस, इस जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो टॉ इक्वल टू आर इंटू एफ आपका यहाँ पर एम जी है। और कोई भी आयत एलिमेंट ले ले, उस कोई आयत मास ले ले उस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, तो टॉ हो जाएगा आर इंटू एम आई जी। तो टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क इस ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्रॉस क्या होना चाहिए, जीरो। तो टॉ जी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, वो गिर नहीं रहा है, तो अगर टॉ जी कहें तो टोटल टॉ आई क्या होगा, आर आई इंटू एम आई जी, इसको यहाँ रख लीजिए, वो जीरो होगा। इसका मतलब अब हम ये डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो सी जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी की, वो ऐसा पॉइंट है जहां पर टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क उस बॉडी पे जीरो होता है। यही अंतर है, ये अभी हम अंतर भी देखेंगे, लेकिन समझिए कि थोड़ा अंतर, इसमें क्या अंतर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। लोग इसको बड़ा एक साथ बोलते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इस इक्वेशन में जो ग्रेविटी है, ये जो जी दिख रही है, ये तो सभी पार्टिकल के लिए सेम है, किसी के लिए अलग तो होगी नहीं। और ये जो जी है वो नॉन जीरो है, तो जीरो, अब ग्रेविटी कैसे कोई वो हो सकती है, तो नॉन जीरो रहेगी। जो सिग्मा एम आई आर आई है, इसका मतलब देखिए ग्रेविटी को बाहर ले लीजिए, तो सिग्मा एम आर आई तो जीरो हो गया। आप देखिए कि जो पोजीशन वेक्टर है आर आई, ये हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में ली हुई है। अब जो हमने पहले डिस्कशन किया, यदि सम जीरो है तो ओरिजिन क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी की कोइंसाइड कर रही है सेंटर ऑफ मास से, दोनों अलग अलग चीज है लेकिन दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखिए कि हम जो बॉडी है छोटी है तो ठीक है, इसका मतलब ग्रेविटी वेरी नहीं कर रही है एक पॉइंट से, एक किसी डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द बॉडी टू अदर। लेकिन अगर आप बॉडी को एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, कि जी वेरी करने लग जाए, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये अलग हो सकती है। बेसिकली ये दोनों बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जो सेंटर ऑफ मास है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ लेना देना नहीं, ये केवल डिस्ट्रीब्यूशन जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंड करता है। अब कोई एक होमोजेनियस ऑब्जेक्ट है, वहां पर हमने अलग अलग पार्ट देखे, जो तरीका हमारा वो ये है कि हम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस बॉडी की, वो हम कैसे निकालेंगे। अगर निकालने का तरीका हमारे पास है, तो हमारे पास जो बॉडी है उसको, हमारे पास एक छोटी थी, हमने कहा कि हमने पेन लगाया, छोटी बॉडी थी, उसके सारे जो एमजी है वो सारे बैलेंस हो रहे एक पॉइंट पे। इसका मतलब ये है कि एक और तरीका है ताकि हम निकाल पाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी रेगुलर शेप बॉडी का। जैसे कार्डबोर्ड के बारे में बात करें, यदि आप सस्पेंड कर दें, लटका दें इस बॉडी को किसी एक पॉइंट ए से, तो जो वर्टिकल लाइन होगी
मैं इस फिगर की बात कर रहा हूं। अब देखिए कि कैसे आप पता कैसे करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इरेगुलर शेप की क्या होगी। रेगुलर तो ठीक है, कार्डबोर्ड की बात ठीक है, इरेगुलर शेप की कैसे पता करेंगे। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी वो कहाँ होगी, वो वहां पर लाई करेगी इस वर्टिकल ए डैश या A1 पे। अगर आप इसको सस्पेंड करेंगे तो ये A1 के लाइन पे लाई करेगी, ये आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक मेटल बार है जिसका 70 सेंटीमीटर लेंथ है, 4 kg इसका मास है, 4 kg मास सपोर्ट कर रहा है। दो आपके नाइफ एजेस हैं यहाँ पे, और मास जो सपोर्ट हो रहा है दो नाइफ एजेस पे वो 10 सेंटीमीटर है इस इन एंड से। एक 6 kg का वेट यहां पर सस्पेंड किया गया 30 सेंटीमीटर एक एंड से। आपको रिएक्शंस बताने हैं इन नाइफ एजेस पे। जो है आपको मानना है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और सब चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली है, यानी कि होमोजीनियस है। तो इस फिगर के हिसाब से यहां पर आपके पास ए और बी रॉड है, पोजीशन नाइफ एज की ये K1 है, K2 है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ये है, और जो सस्पेंडेड वेट है वो P पे सस्पेंड किया गया। अब यहां पर देखिए कि जो रॉड का वेट है वो कहां से काम कर रहा है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम कर रहा है। जो रॉड है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, होमोजीनियस है। इसका मतलब जो ग्रेविटी है या जी कहें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो सेंटर पे होगी। इसका मतलब कि अगर ये 70 सेंटीमीटर है तो ये ए से लेकर जी तक और जी से लेकर बी तक इसकी लेंथ होगी 35। ए बी अगर 70 है तो आधा कर दीजिए, जी 35 हो जाएगा। अब ए पी जो बताया गया है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ए से लेकर पी तक ये 30 सेंटीमीटर है। पीजी कितना हुआ फिर कुल मिला के, यहाँ से यहाँ 35, यहाँ से यहाँ 30, तो ये कितना हुआ, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब जो ए के 1 है यहां से यहां तक और ये बी के 2 है, या ये दोनों लेंथ माने तो ये आपको 10, इसमें सवाल में दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है। ए से इसका K1 की दूरी, बी से K2 की दूरी, दोनों की दूरी है आपकी 10। तो K1G कितना हुआ, K1G कितना हुआ, वही 35 में से आप 10 हटा दीजिए, 25 हो जाएगा। और जो वेट है रॉड का वो भी आपको दिया हुआ है तकरीबन आपका 4 kg। W1 जो वेट सस्पेंड किया है 6 kg। R1 R2 ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जो सपोर्ट रिएक्शन फोर्स दे रहा है, यही आपको निकालना है। अगर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है इस रॉड का, इसका तात्पर्य यह है कि जो R1 लग रहा है और R2 लग रहा है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, वो किसके बराबर होगा, W प्लस W1 के। तो R1 अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू W1 प्लस W, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों को दाएं तरफ ले आइए या बाएं तरफ ले जाइए, चलिए। तो R1 प्लस R2 माइनस W1 प्लस W इक्वल टू 0। ये W1 और W जो है नीचे की तरफ लग रहे हैं, R1 R2 ऊपर की तरफ लग रहे हैं। अब हम कंसिडर कर रहे हैं, मान रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब हम जो मोमेंट ऑफ फोर्सेस लेंगे, एक कन्वीनियंट पॉइंट इसका क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जो मोमेंट है R2 का और W1 का, ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, क्योंकि जो R2 है W1 है ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जबकि जो R1 है वो क्लॉकवाइज बनेगा। इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए माइनस R1 और इसका डिस्टेंस कितना है K1G, W1 इसका डिस्टेंस कितना है PG, R2 डिस्टेंस कितना है K2G इक्वल टू 0 होगा। जो जो चीजें दी गई है वो इसमें आप रख दीजिए। पहले आप इसमें रखिए, फिर आप पहले वाले में रख दीजिए सबसे पहले, इक्वेशन 1 में जो हमने ये निकाला था, जो जो वैल्यूज आपको जो हमने अभी इंगित की है। तो R1 प्लस R2 करीबन 98 न्यूटन आ जाएगा। अब जो जो वैल्यूज आपको पता है, जो जो निकल के आई हैं, वो आप इसमें रख दीजिए। तो आपके पास एक और इक्वेशन बन जाएगी, इससे R2 माइनस R1 बन जाएगा। R1 प्लस R2 आ गया, R2 माइनस R1 आ गया, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। R1 आपका इतना आएगा, जो वैल्यू आएगी, R2 इसकी इतनी वैल्यू आएगी, यानी कि रिएक्शन जो होंगे K1 K2 पे वो तकरीबन 55 और 43 न्यूटन होंगे। एक 3 मीटर लेंथ का लैडर है, सीढ़ी है, जिसका वेट है 20 kg। ये एक फ्रिक्शनलेस, ये आपका लैडर है और ये फ्रिक्शनलेस वॉल है। इसका जो पैर है या फीट है
वो रेस्ट कर रही है फ्लोर पे, और फ्लोर यहां से यहां तक दूरी जो वॉल से दूरी है इसकी 1 मीटर है। आपको रिएक्शन फोर्स निकालना है वॉल का और फ्लोर का। तो इसमें कुछ चीजें लग रही हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए। एक लैडर आपका 3 मीटर लॉन्ग है, इसका फुट डिस्टेंस 1 मीटर है वॉल से। अब यहां पर एक ए पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। देखिए मैं आपको ये समझाऊं कि अगर मान लीजिए ये फिसलता है तो किस तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। एक फ्रिक्शन फोर्स यहां लग रहा है, लेकिन अभी हम फ्रिक्शन की बात करेंगे। फ्रिक्शन लेस वॉल फ्रिक्शन लेस है, जमीन फ्रिक्शन लेस है ये आप नहीं कह सकते, इसी के कारण ये रुका हुआ है। तो आपका एफ इस तरीके से है, एक ये जो डायरेक्शन है, ऐसी जो डायरेक्शन है, इसका मतलब इसका मोमेंट किस तरफ होगा, ये नॉर्मल है। अच्छा, इसका वेट जो होगा सेंटर की तरफ लग रहा है, ये बिल्कुल सेंटर पे है, तो हमने ये वेट कहा। और उसके बाद एक यहां पर जो एफ लग रहा है F2, और यहां पर जो भी F2 या एफ कहें आप, और एक इस तरफ लग रहा है, मोमेंट इस तरफ है। यानी कि अगर ये लैडर मान लीजिए फिसलती है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका इस तरफ होगा और इसका इस तरफ होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम BC निकाल सकते हैं, कहने का तात्पर्य ये BC यहां से लेकर यहां तक, ये 1 है, ये आपके पास 3 है, तो ये तकरीबन 2√2 आएगा। आपको 3 स्क्वायर को माइनस करना है 1 स्क्वायर से और अंडर रूट ले लेना है। तो जो फोर्सेस है उस लैडर पे, वो एक वेट लग रहा है जो लैडर का वेट है सेंटर पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी D, और एक रिएक्शन फोर्स F1 और F2 जो वॉल और फ्लोर दे रहे हैं उनके एंड्स को, किसके, जो लैडर है उसके एंड को दे रहे हैं। फोर्सेस जो F1 है वो परपेंडिकुलर है वॉल के, क्योंकि जो वॉल फ्रिक्शनलेस है। जो F2 आपने देखा उसको रिजॉल्व कर सकते हैं हम दो कंपोनेंट में, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो अभी यहां पर भी आप देख रहे हैं, इसलिए मैं F2 कह रहा था। F2 का एक तो नॉर्मल हो गया ये, और एक ये फ्रिक्शन हो गया, यानी कि ये F2 का हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो F है ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये नहीं लगेगा तो जो लैडर है उसका जमीन के साथ ताल्लुक नहीं होगा और वो फिसल जाएगी। इसीलिए ये किस तरफ है, ये वॉल की तरफ है, क्योंकि ये इस लैडर को इस तरफ होगा, लैडर को यहां जाने से ये रोक रहा है। अब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम लेंगे तो हम यहां पर अगर फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में लें तो आप देखिए इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन ले रहे हैं, तो आपका ये n है ऊपर और ये w नीचे है, तो n माइनस w इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर हम फोर्सेस लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एक ये F लग रहा है, एक आपके पास F लग रहा है, और यहां पर भी आपके पास है ये F और माइनस F1 इक्वल टू 0। तो अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम A के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्सेस लेंगे, यानी कि 2√2m, ये 2√2F1 और हाफ इंटू W। 2√2 हमने ये लिया, 2√2 इसका डिस्टेंस क्या है, 2√2 हम मोमेंट कैसे लेते हैं, जो डिस्टेंस है और फोर्स है, तो 2√2F1 और हाफ W। तो अब जैसे हम ये वेट लेंगे 20 जो किलोग्राम वेट लेना चाहेंगे तो इसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट आपका 196 न्यूटन आ गया। अब इससे हमारे पास पहले वाले से हमारे पास n आ जाएगा, क्योंकि n और w बराबर है, इसको रखें तो n भी आपका 196 न्यूटन आ गया। F1 क्या है, F1 है वेट बाय 4√2, यानी कि आप इससे लेंगे यहां से और 4√2 निकालेंगे w बाय 4√2, तो ये आपका करीबन 34.6 न्यूटन आएगा। अब देखिए F और F1 बराबर है, F1 आपको निकालना है, निकाल चुके F निकालना है, यानी 34.6, और F2 क्या बन रहा है, अब देखिए F2 आपका कैसे बन रहा है, F2 आप लेंगे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका मतलब F स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, जो इसके कॉम्पोनेंट बनाए थे, F को स्क्वायर करिए, N को स्क्वायर करिए, अंडर रूट कर दीजिए। और अब ये फोर्स क्या एंगल बना रहा है अल्फा, ये tan अल्फा होगा N बाय F, यानी कि 4√2 अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 4√2, यानी कि 80 डिग्री। तो ये एक और पार्ट हुआ, अभी एक आध और बाकी है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।